नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आरके हॉट स्पॉट पे मैं अमित साहू बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का क्लास नंबर 10 कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 9 में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो विभाजन हम लोग दो रूपों में किए थे, है ना, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो मृदा वन जो आते थे, है ना, घास के मैदान, उन सभी का हम लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जिसका वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन हम करते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में अब जाइए और वहाँ देखिए, इसका वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। आज उसी का लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन भी हम लोग दो रूपों में देखे थे। दो रूपों में कौन कौन सा? एक स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र और एक खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र या समुद्री जल का पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। वो भी हम लोग जल के लवणता के आधार पे हम लोग उसको बांटे के देखे थे कि किस प्रकार जल की लवणता के आधार पे इसका विभाजन होता है और समुद्र की गहराई के आधार पे इसका विभाजन होता है। साथ ही साथ जल में मिलने वाले जंतुओं और पादपों के समूहों के विभाजन के फलस्वरूप इसका विभाजन किया जाता है। इसका विस्तार पूर्वक हम लोगों का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का पूरे सिलेबस को विस्तार पूर्वक कंप्लीट कराया जा रहा है, जो सुबह 9 बजे क्लास लाइव आता है दोस्तों, तो उसको भी जाके आप जरूर देखिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के कारवां को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग चलते हैं, आप लोग को लेकर चलते हैं परवाल के बारे में। हम लोग इसमें परवाल और परवाल विरंजक के बारे में जानेंगे, जो काफी आपका बहुत चर्चित विषय है, जिसका चर्चा आए दिन अखबारों में होता रहता है और ये करंट इशू में भी बना रहता है दोस्तों। तो चलिए इसका विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं परवाल और परवाल विरंजक के बारे में। परवाल हम लोग देखते हैं बेसिकली 3 टाइप से होता है। परवाल का अगर हम लोग टाइप से नहीं देखते हैं, लेकिन परवाल अगर हम लोग देखते हैं तो परवाल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो परवाल आपका पादप प्लवक जंतु प्लवक के सहयोग से, है ना, मिलता है और ये प्राथमिक उत्पादक की दृष्टि से या प्राथमिक उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा? पादप प्लवक और जंतु प्लवक मिल, है ना। ये परवाल को हम लोग जानते हैं, ये समुद्री, इसका बायोडाइवर्सिटी इतना है, इसका जैव विविधता इतना है, जैव विविधता अधिक होने के कारण हम लोग परवाल को जानते हैं ये समुद्र का वर्षा वन के रूप में इसको जानते हैं। जैसे कि हम लोग स्थल का वर्षा वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों कहते हैं, ताकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा प्राप्त होता है, आर्द्रता यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हम लोग स्थलीय क्षेत्रों का वर्षावन कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सागरीय क्षेत्र का समुद्री वर्षावन के रूप में परवाल को हम लोग जानते हैं, परवाल को हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो चलिए आज दोस्तों देखते हैं परवाल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और अंततः परवाल विरंजन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़िए। मुझे आशा है कि आप पेन और कॉपी निकाल के बैठे होंगे और ये चीज़ आप नोट कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं परवाल के बारे में। तो देखिए, परवाल सबसे पहले देखते हैं कि मिल के बना होता है पादप प्लवक से और जंतु प्लवक से। किससे? एक पादप प्लवक है आपका और जंतु प्लवक है। अगर पादप प्लवक का बात करते हैं तो आपका ग्रीन ब्लू एल्गी के रूप में हम इसे जानते हैं। क्या? तो ग्रीन ब्लू एल्गी के रूप में इसे हम जानते हैं, यानी कि भूरे हरे शैवाल के रूप में इसे जानते हैं। और अगर जंतु प्लवक का बात हम करते हैं, जंतु प्लवक, तो जूजेंथले नाम का एक आपका जीव होता है जूजेंथले नाम का। और अगर हम पादप प्लवक का बात करते हैं तो आपका ग्रीन ब्लू एल्गी होता है। इन सभी का सहजीवी संबंध होता है, इन दोनों का आपस में सहजीवी संबंध होता है ना। और इसी के कारण से, है ना, ये दोनों का सहजीवी संबंध के कारण से ही परवाल का निर्माण होता है। बेसिकली अगर देखते हैं हम, बेसिकली अगर परवाल को देखते हैं तो परवाल जो आपका होता है ग्रीन ब्लू एल्गी, तो परवाल को अगर हम बेसिकली देखते हैं दोस्तों, तो परवाल आपका कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। किससे? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का परवाल आपका खोल होता है। इसे समुद्री वर्षावन के रूप में जानते हैं, जैसे हम बता चुके हैं समुद्री वर्षावन के।
इसमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अधिक होता है। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अधिक होने के कारण है ना इसे हम समुद्री वर्षा वन के रूप में जानते हैं। बेसिकली आपका परवाल जो होता है वो सफ़ेद रंग का आपका होता है, सफ़ेद रंग का खोल होता है जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट की परत से ये बना होता है। जैसे कि ये हम लोग देख लिए कैल्शियम कार्बोनेट के परत से ये बना हुआ है, कैल्शियम जिससे आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट के परत से बना हुआ है। इसमें ज़ूज़ैंथेले नाम का बैक्टीरिया का निवास करता है। क्या ज़ूज़ैंथेले नाम की एक बैक्टीरिया का निवास इसमें हो जाता है। तो इसके कारण ज़ूज़ैंथेले नाम की बैक्टीरिया का निवास होने के कारण इसका संबंध बनने के कारण इसका रंग रंगीन हो जाता है। नहीं तो ये सफ़ेद रंग होता है। इसी रंग के उड़ने को हम प्रवाल विरंजक के रूप में हम लोग जानते हैं, कोरल ब्लीचिंग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। इन दोनों का सहायता क्या होता है। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है यानी जो परवाल होते हैं है ना, जो परवाल होते हैं सीधे तौर पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सीधे तौर पर हम लोग ये देखते हैं जो परवाल होते हैं वो परवाल बेसिकली आपका ज़ूज़ैंथेले को आवास प्रदान करते हैं, हैबिटेट प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, तो ज़ूज़ैंथेले को परवाल से मिलता है आपका आवास। ज़ूज़ैंथेले को परवाल से आपका क्या मिलता है, आवास मिलता है। और यही चीज़ देखते हैं कि ये आपको परवाल को ज़ूज़ैंथेले से क्या मिलता है, तो परवाल का आपको ज़ूज़ैंथेले से मिलता है भोजन। भोजन वो कैसे मिलता है, तो परवाल अपने आप स्वयं में भोजन बना नहीं सकते हैं, इसलिए ज़ूज़ैंथेले बैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेसिस करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन तैयार करता है। और इन दोनों का विभाजन बराबर बराबर रूप में परवाल को और साथ ही साथ ज़ूज़ैंथेले को मिलता है। आपका परवाल के पास भोजन बनाने का तकनीक नहीं था और आपका ज़ूज़ैंथेले बैक्टीरिया के पास है ना, ज़ूज़ैंथेले बैक्टीरिया के पास आपको आवास नहीं था। तो दोनों का संबंध पॉजिटिव है, इससे दोनों को फायदा हुआ। इसलिए इस संबंध को हम सहजीवी संबंध के रूप में जानते हैं और परवाल और आपका ज़ूज़ैंथेले बैक्टीरिया के बीच में आपका पॉजिटिव संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना हो है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक समझने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना परवाल के विकास का मतलब कि कौन कौन सा कारक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए पादप प्लवक, जंतु प्लवक, और इन दोनों से मिल के आपका क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता का निर्माण होता है। इन दोनों पे आपका आश्रित होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों मिल के आपका शैवाल बना और शैवाल को छोटी मछलियों के द्वारा प्राथमिक उपभोग के तौर पे, प्राथमिक उपभोग के तौर पे इसको देख लेते थे हम लोग। लेवल ऑफ इसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल भी देख लिए हम लोग, और इस श्रृंखला को भी देख लिए किस प्रकार से होता है। इसका भी वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, इन सभी का डिटेल पूर्वक वीडियो आपको बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं परवाल के जो विकास के जो कारक होते हैं ना, है ना, वो किस प्रकार से होते हैं। जंतु प्लवक में हम लोग देखते हैं कोरल परवाल कीट को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि परवाल का जो विकास है ना वो किस किस आदर्श दशाओं में है ना परवाल का विकास होता है। तो सबसे पहले हम लोग अब देख रहे हैं परवाल के विकास के कारक के रूप में, हम लोग परवाल के विकास के कारक के रूप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं इसका विकास में। तो परवाल के विकास में सबसे पहले मुख्य भूमिका निभाता है आपका तापमान। दोस्तों क्या मुख्य भूमिका निभाता है, आपका तापमान सबसे मेन फैक्टर जो है इफेक्ट करने का परवाल को, है ना, परवाल को मेन इफेक्ट करने का सबसे मुख्य आपका है ना कारण के तौर पर हम लोग तापमान देखते हैं। दोस्तों तापमान भी, परवाल का विकास भी वहाँ पे होता है जहाँ पे 22 से लेके 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। बेसिकली अगर देखें तो 21 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस आदर्श दशाएं हैं, लेकिन परवाल का अधिकतर जो विकास देखा गया है ना वो आपका 22 से लेके 23 डिग्री टेम्परेचर के बीच होता है। दोस्तों ये आपका हो गया, टेम्परेचर इतना होता है। ना तो परवाल ज़्यादा गर्म पानी में अगर देखते हैं तो ना तो ज़्यादा गर्म जल या ज़्यादा ठंडा जल में इसका विकास होता है। दोस्तों ज़्यादा ठंडा जल में विकास होता है, ये टेम्परेचर इसका इफेक्ट करता है ना। अगर तापमान की बात करते हैं तो 22 से लेके 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। और बेसिकली हम लोग ले चलते हैं 21 से लेके 24 डिग्री, ये दोनों जहाँ पे दिया हुआ होगा इसका बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये ऐसा, इस आदर्श दशा का टेम्परेचर कहाँ पे होता है दोस्तों, तो इस आदर्श दशा का टेम्परेचर अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो ये आपका
उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध, कहाँ से आपका 23.5 से लेकर 23, मतलब कि 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण की ओर इसका मुख्यतः विकास होता है दोस्तों। 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक यहाँ पे आपका कोरल तो सबसे ज़्यादा विकसित एरिया मिलता है। इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा कोरल देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कोरल, यहाँ का टेम्परेचर ताकि हम लोग जानते हैं यहाँ का टेम्परेचर आपका 20 से लेकर 26 डिग्री के बीच पाया जाता है दोस्तों। यहाँ का टेम्परेचर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 20 से लेकर 26 डिग्री के बीच यहाँ का टेम्परेचर आपको पाया जाता है। इसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय एरिया के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है दोस्तों। कौन सा अपवाद है? क्या पूछिएगा कौन सा अपवाद सर? तो बताते हैं आपको, है ना। व्यापारिक पवनों के द्वारा बात करते हैं, ट्रेड विंड्स, है ना। ट्रेड विंड का बात करते हैं। यहाँ पे सबसे मुख्य इफेक्ट डालता है आपका ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनों के द्वारा यहाँ पे, है ना, जो होता है ना, वो बहुत सारे हवाएं फैलाया जाता है, जिसके कारण जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंध का जो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में टेम्परेचर एक या तो कम हो जाता है ना। जिस समय पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलता है उस समय टेम्परेचर कम हो जाता है, पश्चिम से जिस समय पूर्व की ओर होता है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और इन आदर्श दशाओं को, है ना, कौन सा आदर्श दशाओं को? जो 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर, वो इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो कोरल होते हैं, है ना, जो कोरल होते हैं वो मृत होने की कगार पे या मृत हो ही जाते हैं, बोलिए, यानी कि मरने की स्थिति पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये आपका टेम्परेचर आपका शो करता है। तो मतलब टेम्परेचर अगर देखते हैं तो कितना चाहिए, तो आदर्श दशा कितना, 21 से लेके 24 डिग्री। उसके बाद कुछ और कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद हम लोग लवणता देखते हैं जल में, यानी कि जल में जो लवणता की मात्रा है वो कितना होना चाहिए। किसी भी कोरल के विकास के लिए जल में लवणता की मात्रा कितना होना चाहिए, तो जल में हम लोग देखते हैं लवणता की मात्रा। तो जल में लवणता की मात्रा आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कितना चाहिए। तो आपका लवणता चाहिए आपको 27 से 30 डिग्री के बीच में। अगर लवणता की बात हम लोग करते हैं तो लवणता कितना चाहिए, तो लवणता हम लोग को चाहिए 27 से लेके 30 पर थाउजेंड दोस्तों। ये जो सी आपका साइन है, जो ये साइन आपका रहता है, ये परसेंट का मत सोचिए, ये पर थाउजेंड है। इसको क्या कहते हैं, तो पर थाउजेंड ये आपका ये साइन आपका डिनोट करता है पर थाउजेंड का। तो ये आपका लवणता बताता है, आपका लवणता कितना होना चाहिए। आपका लवणता जो है 27 से लेके 30 पर थाउजेंड आपका लवणता होना चाहिए। अगर मीठा जल है, अगर आपका जल मीठा है तो भी कोरल का विकास नहीं होगा, है ना। और अत्यधिक खारा जल है तो भी आपका कोरल का विकास नहीं होगा। इसलिए अगर पूछा जाए आपसे कि मीठा जल यानी नदियों के मुहाना में, है ना, कोई भी नदियों के मुहाना में, कोई भी नदियों के मुहाने में कोरल का विकास नहीं होगा। कोरल का विकास आपका नहीं होगा, ताकि नदियों के क्षेत्रों में आपका जो जल होता है ना, नदियों के क्षेत्र में जो जल होता है वो आके मिलता है। इसी कारण वहाँ का जल का जो क्षेत्र होता है ना, तो वो आपका मीठा होता है। वहाँ का जल क्या होता है, मीठा होता है। इसलिए नदियों के मुहानों के क्षेत्रों में आपका कोरल का विकास ना के बराबर ही होता है। उसके बाद देखते हैं अत्यधिक खारा जलों में, यानी कि जहाँ का जल, है ना, जहाँ जल में जो लवणता की मात्रा है, अगर लवणता की मात्रा का अगर बात करते हैं हम, अगर जल में जहाँ पे लवणता की मात्रा है कितना, 30 पर थाउजेंड, है ना, 30 पर थाउजेंड से अगर अधिक होगा, है ना, अगर अधिक होगा तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी आपका कोरल का विकास नहीं होगा दोस्तों। तो हम लोग पहला देख लिए टेम्परेचर कितना से कितना तक, तो 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, है ना। लवणता देखते हैं तो 27 से लेकर 30, मतलब कहीं कहीं 32 तो 35 है, लेकिन अब 30 मान चलिए, है 30 पर थाउजेंड है ना। ये आपका लवणता देख लिए। तो दोनों चीज़ देखने के बाद हम लोग देखते हैं ना कि डेप्थ,
अगर डेप्थ की बात करते हैं तो कल हम लोग डेप्थ के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं, तो ये वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि कौन कौन सा डेप्थ होता है और वहाँ कौन कौन से जीवों का समूह और साथ ही साथ पादपों का समूह पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका गहराई के बारे में। गहराई, अगर गहराई बेसिकली हम लोग देखते हैं कि 200 मीटर तक, है ना, 200 मीटर तक आपका जो सूर्य का प्रकाश है 200 मीटर तक, है ना, सूर्य का प्रकाश है ना, वो पहुंच सकता है। उसको हम लोग फोटिक जोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? तो फोटिक जोन के नाम से हम लोग जानते हैं कितना 200 मीटर तक, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। लेकिन उसको हम लोग देखते हैं कि कोरल का विकास उससे थोड़ा सा नीचे भी होता है। तो हम लोग गहराई कितना हम लोग नापते हैं? गहराई को हम लोग फैदम में नापते हैं। किसमें? तो फैदम में हम लोग गहराई को नापते हैं। गहराई को किस में नापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो गहराई को नापा जाता है किसमें? तो फैदम में नापा जाता है। किसमें? तो फैदम में नापा जाता है। तो एक फैदम बराबर आपका 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर आपका 6 फीट होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ताकि यहाँ पे जो क्लासेस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी और आपका उपेंद्र सिंह, नितिन सिंघानिया जैसे राइटरों का पुस्तक है ना, राइटरों का पुस्तक को, बुक को पूरा तरह से खंगाल के यहाँ पे निचोड़ के उसका वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है दोस्तों, जो कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए गहराई को नापते हैं हम लोग फैदम में, और एक फैदम बराबर हम लोग देखते हैं कि 6 फीट होता है। तो कितने फैदम तक हम लोग कोरल का विकास को हम लोग पढ़ पाते हैं? तो कितने? तो 30 फैदम तक। कितना गहराई? 30 फैदम तक। 30 फैदम तक हम लोग देखते हैं। तो एक फैदम बराबर 6 मीटर होता है। तो 30 गुना 6 बराबर 180 फीट। 180 फीट की गहराई तक हम लोग देखते हैं, यानी कि 200 मीटर बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं। बेसिकली 200 मीटर की गहराई तक कोरल मिलता है, या बात करते हैं 180 फीट, है ना। फीट को मीटर में बदलना है तो हम लोग उस दिन 3.26 से इंटू कर दीजिए, आपका मीटर में आ जाता है आंसर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना 30 फैदम तक की गहराई तक आपको कोरल मिलता है। हम लोग कल गहराई को 3 प्रकार समुद्र की जो गहराई है, मान चलिए कि ये आपका समुद्र है ना, इसकी गहराई के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थोड़ा सा आज देख लेते हैं। थोड़ा देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। अगर इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र को देखते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो ये आपका फोटिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटिक जोन। ये आपका कहलाता है अफोटिक जोन। अफोटिक जोन, ये नोट कर लीजिएगा। और ये आपका बेंथोस, ये आपका बेंथोस कहलाता है। तो हमारा कोरल का विकास होता है ना, वो इस क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में हमारा अत्यधिक कोरल का विकास होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में आपका होता है जल की स्वच्छता पे। ये लास्ट निर्भर करता है आपका जल की स्वच्छता पे। यह निर्भर करता है आपका जल की स्वच्छता पर दोस्तों। किस पर निर्भर करता है? नेक्स्ट आपका निर्भर करता है जल की स्वच्छता पर। जल की स्वच्छता पर निर्भर करता है, वो भी आपका जल की स्वच्छता पर निर्भर करता है ना। ये आपका डेल्टाई क्षेत्र में नहीं मिलता है। किसमें? डेल्टा क्षेत्र, यानी सीधे से नदी के मुहाना, कोई भी डेल्टा क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ताकि यहाँ नदियों का मुहाना होता है और यहाँ पे बहुत सारे अवसाद आते हैं, अवसाद जमा होते हैं। अवसाद जमा होने के कारण ये 2 कंडीशन में यहाँ नहीं मिलता है। एक कंडीशन तो आपका होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है और कोरल का मुंह होता है, मुंह है ना, वो बंद हो जाता है। ये पहला कारण, अवसादों के कारण कोरल का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। और दूसरा कारण यहाँ प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें अवसादों के जमा होने के कारण, अवसादों की जमाव के कारण
नीचे तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। ये अवसादों के जमा होने के कारण दो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल बनता है ना, यानी कि परवाल का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है ना। दूसरा, प्रकाश की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये फोटिक जोन से अफोटिक जोन में परिवर्तित हो जाता है। अफोटिक जोन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यहाँ पे आपका विकास बाधित हो जाता है। बेसिकली हम लोग इसको भी देख लिए, इसको समझ लिए, है ना। आपका यहाँ तक समझिए। यहाँ तक अगर समझने में कोई दिक्कत अगर हो रहा होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये सब कारक आपका निर्भर करता है परवाल के विकास के संबंध में। अब इन्हीं सभी कारणों को, है ना, देखते हैं कि यह विकास को बाधित कर देता है। अगर टेम्परेचर अधिक हो जाए, है ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा आपका क्षेत्र हो जाए, नदी के मुहानों पर कोरल का विकास नहीं होगा, है ना। फोटिक जोन में अगर ना हो तो कोरल का विकास नहीं होगा। अब फोटिक जोन में आपका कोरल का विकास नहीं होता है। इन सभी बातों को हम लोग यहाँ तक देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे विश्व लेवल पे, है ना, और साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, है ना। तो कोरल को ब्लीचिंग होने का कारण हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन किसे कहते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग परवाल विरंजन को जान लेते हैं और इसका मेन कारण क्या है ना, उसको हम लोग मेन कारण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परवाल विरंजन को दोस्तों। तो परवाल विरंजन को हम लोग जब सबसे पहले देखते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले परवाल विरंजन क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों जो आपका जो रंगीन परत जो दिखता है ना, रंगीन जो आपका रंगीन क्षेत्र दिखता है, जो जूजेंथेले के कारण वो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग है, ये जब इन कंडीशनों को जब फॉलो नहीं करता है, इन कंडीशनों को जब ये फॉलो नहीं कर सकता है, तो ये अपना जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो परवाल द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो सादा आपका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उसको छोड़ के ये किसी दूसरे स्थान में जाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण परवाल का रंग सफ़ेद जो होता है, परवाल का रंग आपको सफ़ेद दिखने लगता है। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। जो जूजेंथेले बैक्टीरिया है, जो जूजेंथेले आपका जो है वो आपका परवाल के जो ऊपर अपना कवच बनाए रहते हैं, है ना, वो छोड़ के एक चले जाते हैं, दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं, ताकि उनके लिए आदर्श दशाएं उनको नहीं मिल पाता है। तो कौन कौन सा आदर्श दशा है? यहाँ का टेम्परेचर 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। सैलिनिटी 30/1000 से अगर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है। स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ जाता है, खारा जल की मात्रा बढ़ जाता है। अधिक गहराई तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। गहराई जितना 10 दशाएं चाहिए वो गहराई तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जो आपका जूजेंथेले बैक्टीरिया है वो आपका परवाल को छोड़ के, है ना, कोरल पो को छोड़ के अलग स्थान पे चले जाते हैं, जिसके कारण जो वहाँ का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, इसी बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न कराया जाता था, जूजेंथेले के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था, वो संपन्न नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरल जो होते हैं वो मृत हो जाते हैं, जिसके कारण इसे सफ़ेद रंगों की एक विशाल पट्टी में दिखता है, जिसे हम लोग कोरल ब्लीचिंग के नाम से बेसिकली जानते हैं। तो यहाँ कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है? तो मेन कारण हम लोग देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर मेन कारण देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मेन कारण है प्रदूषण दोस्तों। प्रदूषण कौन सा? आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मेन कारण है आपका भारत के परिप्रेक्ष्य में। जल प्रदूषण के कारण नदियों प्रदूषित हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित होने के कारण अवसादों की मात्रा बढ़ रहा है, और अवसाद के जरिए हमारा जो कोरल जो मुंह है वो बंद हो जा रहा है। साथ ही साथ अवसादों के ज़्यादा जमाव के परिणाम स्वरूप जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो उतनी आदर्श गहराई तक नहीं पहुंच सक रहा है ना, जिसके कारण भी अब कोरल काफ़ी संख्या में खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जिसके कारण खेत से बहती हुई नदी नालों के सहारे वो समुद्र में प्रवेश करते हैं, जिससे समुद्र में यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण भी आपका कोरल की मात्रा में काफ़ी कमी आ रही है। इन सभी प्रक्रिया को देखते हो। और वैश्विक लेवल में हम लोग जब देखते हैं, हम लोग जब वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो इसका मुख्य फैक्टर, है ना, वैश्विक तापमान माना जाता है। इसका मुख्य फैक्टर वैश्विक
तापन माना जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य रूप से इसे मुख्य फैक्टर के रूप में माना जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और विभिन्न सारे आपदाओं के चलते है ना ये कोरल काफ़ी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से चीज़ों का निर्माण किया है, साथ ही साथ प्रवाल भित्ति, कोरल ब्लीचिंग से बचने के उपाय, इन सभी को हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और प्रवाल भित्ति और किस प्रकार से होते हैं, प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने हैं, इन सभी को कल हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप आर के हॉट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल